जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत के स्पेस मिशन के बारे में बात करेंगे और इसरो ने एक और नई कहानी लिखी है कामयाबी की। और भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि पर देश के साइंटिस्ट को सैल्यूट किया है और उनको बधाई दी है। और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सराहा है और कहा है कि आवर स्पेस सेक्टर कंटिन्यूज टू मेक अस प्राउड। ये उपलब्धि हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और हम आज इस पर चर्चा करेंगे। और इसी सवालों के साथ कि क्या जो इसरो की ये सफलता है वो भारत को जो ग्लोबल टेक पावर है उसके रूप में स्टैब्लिश करने में कहाँ तक सहायता कर रही है, बड़े सारे सवाल हैं और उसी पर चर्चा करेंगे आगे। और हमारे साथ उमेश जी एक बार फिर से इस चर्चा में शामिल है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, CMS-03 के साथ भारत ने कर दिखाया है कि हम कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के नए युग में आ चुके हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या ये डिजिटल इंडिया का एक स्पेस वर्जन कह सकते हैं क्या इसको? देखिए, कम्युनिकेशन जो है आज के युग में बहुत एक तरह से अहम भूमिका निभा रहा है। और इसके लिए भारत ने एक बहुत पहले ही, जब हम इंडिपेंडेंस गेन किए थे, उसी समय डॉक्टर हुँ, विक्रम साराभाई ने इसकी अहमियत के बारे में पंडित नेहरू को बताया भी था। और उन्हीं के कन्विंसिंग पावर हुँ, के कारण आज हम ये मुकाम पे पहुंच पाए हैं कि हम 4,410 किलोमीटर, 4,410 किलोग्राम की जो सैटेलाइट है, हमने आज स्पेस के अंदर उसको लॉन्च भी कर दिया है, बरोबर ऑर्बिट में प्लेस भी कर दिया है और कमीशन भी कर दिया है। और इसका जो इसको बताया जाता है कि दिस इज द हुँ, बाहुबली ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स। और ये जो सैटेलाइट्स है, इसका नाम है CMS-03। और ये एक तरह से भारत के जो इंडियन ओशन के अंदर जो हमें वहां पर रेंज चाहिए और हमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हमें एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़ी सहायता प्रोवाइड करेगा। देखिए, हमारी जो जितनी भी नेवल शिप्स है, हमारे जितने भी बेसेस हैं, ओवरसीज बेसेस जैसे इंडियन ओशन रीजन में है, उनके साथ हमें सिक्योर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। एन्क्रिप्टेड जो मैसेजेस है वो हम भेज रहे हैं, और रियल टाइम इमेजरी जो है भेजने के लिए हमें ये सैटेलाइट को लॉन्च करना जरूरी था, जिसके कारण रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जा सकती है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में हम पाकिस्तानी मिसाइल्स को इसके लिए हम काउंटर कर पाए, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो रियल टाइम अपडेट्स हमको भेज रही थी, जिसके कारण हमारे जो AI सिस्टम्स है उसको क्विक रिस्पांस देके के वो मिसाइल्स को एक तरह से इंटरसेप्ट किया था। इसी के द्वारा हमने माँ वैष्णो देवी पे भी उन्होंने हमला किया था, उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था, उन्होंने दिल्ली पे भी हमला किया। सारी मिसाइल को इंटरसेप्ट इसके लिए हम कर पाए क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, एन्क्रिप्टेड है, फ्लॉलेस है, कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता। और इंडियन ओशन रीजन में अभी हम अपना जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाते जा रहे हैं, हम ओवरसीज बेसिस ले रहे हैं, चागोस आइलैंड में और भी जगह हम अपनी शिप भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जितनी जगह जाता है उसको कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। इससे क्या होगा, नेवल के कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने वाले हैं अंबर जी। और अभी मैरीटाइम वीक भी हुआ है, और किस हिसाब से आपने देखा भी है कि उसमें कम से कम 1 लाख डेलीगेट आए थे फ्रॉम 85 कंट्रीज, और हमने 600 MAU साइन किया फॉर 12 लाख करोड़। तो अमर जी, ये जो सैटेलाइट है ये एक तरह से दर्शाता है कि भारत जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के जो हम लॉन्चर्स बना रहे हैं, हम लॉन्चर्स भी बना सकते हैं। हम एक तरह से पूरा जो सैटेलाइट है वो हम पूरा लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले हमने 5,800 किलोग्राम की जो सैटेलाइट थी हमने फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया था। इस बार ये सैटेलाइट हमने भारत से लॉन्च की है। और ये भी देखिए, वेदर जो था एक तरह से अनुकूल नहीं था, फिर भी हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने कैसे न कैसे करके ये सैटेलाइट को प्लेस कर दिया, ऑपरेशनलाइज भी कर दिया है। और अगले 15 साल के लिए हमारे जो नेवी की रिक्वायरमेंट्स है फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये काम हमने कर दिया है।
ये एक बहुत तो बड़ी उमेश जी, उपलब्धि है। हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं, बल्कि ये एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक मूव भी है, जो भारत को रीजनल सर्विलांस और डेटा डोमिनेंस में एज देने वाला है। आपने मेरा सारे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है। मैंने बोल ही दिया था, आपने वापस वही रिपीट करके बता दिया कि सर्वेलेंस नहीं, हम तो वहाँ पे प्रिसिशन गाइडेड स्ट्राइक्स के लिए हम यूज़ करेंगे इसको। अगर आपको हुँ, समझ लीजिए इस्लामाबाद के अंदर उनकी पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ कहाँ बैठते हैं, उस रूम में हिट करना है, तो ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम में हम उसी पॉइंट पे हिट कर पाएँगे। ये हुँ, एक तरह से प्रिसिशन गाइडेड, और समझ लीजिए हमारे पास हमारा खुद का नाविक सिस्टम भी है। हुँ, हमारे पास जीपीएस, हमें अब जीपीएस की ज़रूरत नहीं है, और हमारे हुँ, जो सैटेलाइट्स है, जो अभी स्पेस में हैं, उसके द्वारा हम अगर दुश्मन ट्रूप मूवमेंट करता है, अपने जो सबमरीन्स है, अपने जो सिग्नल्स है, उन सबको कैच कर पाएँगे। कहीं न कहीं आप ये देखें, भारत की जो नेवल डोमिनेंस है, इससे स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और ये देखिए ना, ये इसके अंदर जो सैटेलाइट है, उसके अंदर 2 रॉकेट 2 लॉन्चर्स थे, और एक लिक्विड प्रोपेलेंट था, और एक क्रायोजेनिक स्टेज के उसके पास फ्यूल था। तो एक तरह आपको याद होगा 20-25 साल पहले रशिया ने हमको क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दी, जिसके कारण हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, 10 साल के लिए डिले हो गया। आज आप ये देख रहे हैं कि जीसैट 7 सीरीज़ को हम रिप्लेस कर रहे हैं। हम ऐसा है कि हम सिर्फ ये लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट नहीं डाल रहे हैं। अभी हम जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है, जो 36,700 किलोमीटर है अबव द अर्थ, वहाँ पर जाके हम सैटेलाइट को प्लेस कर रहे हैं, जिससे हमको रियल टाइम एक तरह से कम्युनिकेशन मिलता रहता है। लाइव सैटेलाइट इमेजरी मिल रही है, आप ये देखिए। जिसके और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो होती है, उसके बहुत सारे बैंड्स हैं, जैसे यू बैंड है, के बैंड है, तो इतने बैंड्स पे करते हैं, तो इसको इंटरसेप्ट भी करना दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाता है। एक तरह से सिक्योर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल हमने एस्टेब्लिश कर दिया है। तो उमेश जी, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो स्पेस रेस है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। तो क्या भारत भी अब उनके बीच में एक एक थर्ड स्पेस पोल बन रहा है? भारत अपना ही पोल कर रहा है, भारत किसी के साथ नहीं है। इनफैक्ट नहीं, लोग साथ में भारत भी के, नहीं, मतलब रेस में, मतलब कॉम्पिटिशन में आ रहा है उन दोनों के देखिए साथ। नासा नासा तो भारत की जो इसरो है उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, निसार हुँ, की सैटेलाइट के लिए, वेदर मॉनिटरिंग के लिए दे रहा है, फिर बाद में सर्वेलेंस के लिए दे रहा है, फिर फोरकास्टिंग के लिए ज़रूरी होती है। सब जगह तो नासा हमारी इसरो के साथ कोलैबोरेशन इसके लिए कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारत के साथ अगर कोलैबोरेशन करता है, तो हम उस कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं एफिशिएंटली, जो अमेरिका में 10 टाइम्स ज़्यादा लगता है। तो हुँ, इसके लिए जो कॉस्ट बेनिफिट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो हुँ। ये इसमें फ़ायदा अमेरिका का भी है। हाँ, चाइना के साथ हमारा जो स्पेस वॉर का रेस है, वो डेफ़िनेटली चल चुका है। ओके, लेकिन उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने इनोवेशन और एक्सीलेंस की बात की। क्या ये इस बात का संकेत है कि जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ हैं, जैसे कि स्काई रूट, जिस पे हमने पहले भी बात की है, अग्निकुल पे भी हमने पहले बात की है, और इस तरह की कई और कंपनीज़ हैं जैसे कि बेllatrix, अब इसरो के साथ एक नया इकोसिस्टम मिलकर बनाएँगे, और इसरो एक मेंटर की भूमिका में होगा। तो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ एक नया इकोसिस्टम तैयार करेगा इसरो। देखिए, भारत का जो इसरो है, वो एक तरह से देश के अंदर जितने भी जो प्राइवेट जो एरोस्पेस कंपनीज़ है, उसको सपोर्ट कर रहा है, मेंटरिंग कर रहा है, और अपनी हुँ, फैसिलिटीज़ उपयोग करने की कोशिश दे रहा है। इनफैक्ट हुँ, इसरो के कुछ काम ये उनको डेलीगेट कर रहा है, ताकि इसरो जो है, जो बड़े स्पेस मिशंस जो है, जैसे गगनयान है, चंद्रयान है, या दूसरे जितने भी यान जो भी मिशंस हैं, उसको वो पूरा कर सके। अभी हम हुँ, अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में हैं, और हम अपना जो मैन्ड हुँ, स्पेस मिशन है, हम एक तरह से हमारे एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में जब इसरो प्लान कर रहा है, तो उसको कहीं न कहीं अपना जो फ़ोकस है, दे वांट टू कीप इनटू सोच विजन्स, और इसके लिए उन्होंने जो बेसिक एंट्री लेवल मिशन लॉन्चेस हैं,
उन्होंने वो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिया है और वो प्राइवेट वालों को बोल रहे हैं कि आप अपना रॉकेट बनाओ और जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च की ज़रूरत है, वो आप करो। और पिछले साल मैं आपको बता देता हूँ, इसरो ने 128 सैटेलाइट लॉन्च की थी वनवेब की, और वो जिस दाम से किया था, वो एक तरह से सोचने वाली बात है कि इसमें इसमें भी देखिए कोई भी एक तरह से फेलियर रेट नहीं था। तो कहीं न कहीं देखिए कि इसरो की जो क्षमता है, इसरो की जो एफिशिएंसी है, जो कॉन्फिडेंस है, आज के लॉन्च से और भी बढ़ रहा है। अब हम CMS-03 की बात करते हैं उमेश जी, तो इससे कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं और कम्युनिकेशन एम्पावरमेंट की इनफैक्ट बात हो रही है। तो क्या वाक़ई में CMS-03 से जो कम्युनिकेशन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, क्या उससे जो कनेक्टिविटी है वो सच में कॉमन इंडियन तक वो पहुँचेगी और कनेक्टिविटी मज़बूत होगी और एम्पावरमेंट कम्युनिकेशन का होगा? देखिए, कम्युनिकेशन से ज़्यादा हमें ट्रैकिंग की ज़रूरत है, और आगे हुँ, जाके हम अगर को दुश्मन के मूवमेंट को ट्रैक करना है और उनकी सबमरीन को ट्रैक करना है, बॉर्डर में कोई मूवमेंट्स होता है, तो ये उसी मूवमेंट्स को पकड़ सकेगा। ये एक तरह से ये बेसिकली एक मिलिट्री सैटेलाइट है, और इसके अंदर इसका मेजर जो उपयोग होने वाला है, वो नेवी यूज़ करने वाली है। और नेवी इसका जो हुँ, रेंज है, इसकी जो रेंज है, उसको नेवी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अपना जो शिप्स है, हमारी जो सबमरीन्स है, उसको वो डीप वाटर्स में ले जा सकेंगे, और वहाँ पर हमें कोई कम्युनिकेशन लैगिंग सिस्टम्स नहीं रहेगा। इसको डिज़ाइन और इसको लॉन्च भी उसी टाइम पे किया है जब देश के अंदर मैरीटाइम वीक का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी समय लॉन्च भी किया है। तो सारी जो टाइमिंग्स है, मेरे मानना ये है, भारत को एक तरह से अपनी मैरीटाइम शक्ति को दिखाने के टाइम पे लॉन्च कर रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। उमेश जी, इसरो की हम बात करते हैं, क्या इसरो का जो हर लॉन्च है वो भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बन चुका है, जहां हम देखते हैं कि साइंस के ज़रिए हम दुनिया में अपनी जो पोज़ीशनिंग है उसको और मज़बूत करते जा रहे हैं? देखिए, इसरो ने तो टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव किया है, और जब हमने मार्स मिशन 450 करोड़ में कंप्लीट किया था, तो उससे आप समझ जाइए कि रिसोर्सफुलनेस इसरो की एक तरह से पहचान हो चुकी है, कि हम बहुत ही सस्ते दाम पे मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, आपको बता देता हूँ, पहले जब मिसाइल की रॉकेट की टेस्टिंग जब स्टार्टिंग में की थी हमने, जब फर्स्ट हमारा रॉकेट हम लेके गए थे, हम बैलगाड़ी पे लेके गए थे। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसरो के जो पार्ट्स हैं, वो अपने बाइसाइकिल में लेके गए थे। तो आप समझ जाइए कि वहाँ से एक तरह से नींव पड़ गई थी, जिसमें इसरो ने अपने जो कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है, इन एडवर्सिटी विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, उन्होंने एक तरह से अपना सक्सेस रेशियो प्रूव किया है। तो मेरा ये मानना है कि इसरो को कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आज इसरो एक तरह से भारत की आन, बान और शान है। अरे उमेश जी, जी, मैं हाँ। ये बोल रही हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि इसरो को प्रूव करने की ज़रूरत है। मैंने खुद ही ये बात कही कि इसरो का जो हर लॉन्च है, वो इस बात का सबूत है कि हम एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बन चुका है, क्योंकि हर लॉन्च के साथ हम खुद को और आगे पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या हम ये हर लॉन्च एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की तरह बन चुका है, जहाँ हम जो अपनी पोज़ीशनिंग है ग्लोबली उसको और मज़बूत बना पा रहे हैं। ये इसी वज़ह से मैंने बोला, क्योंकि ज़रूर अच्छा कर रहा है ऑफ़ कोर्स। हाँ, तो भारत का सॉफ्ट पावर तो बढ़ेगा ही ना, आपकी रीच बढ़ती है। आप अगर पिछले दिन देखिए कि एक चाइनीज़ जो सब शिप है, उसके अंदर भी भारत ने वहाँ पे जाके रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, और वो चाइनीज़ क्रू को भी बचाया है। कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है वेदर के अंदर, तो वहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर भारत के जो नेवीज़ है, या भारत की सबमरीन हो या फ्रिगेट हो या कोई भी नेवी शिप हो, वो पहुँच के पहला असिस्टेंस देती है। पायरेसी टैकलिंग में हमारा एक तरह से जो इंडियन ओशन रीजन में है, हम अपनी समुद्री सीमा है, उसको गार्ड कर सकते हैं। आज हमारा जो कोस्ट है, इट इज़ अराउंड 7500 किलोमीटर्स, और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है, उसको अगर हम मिला लें, तो कम से कम 11,000 किलोमीटर का हमारा
जो ज़ोन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अमर जी देखिए, ये जो भारत का जो कोस्टल ज़ोन है वो 13 स्टेट से आता है और 13 स्टेट में कम से कम 80 करोड़ लोग रहते हैं और ये 13 स्टेट की जो जीडीपी है, वो भारत की जीडीपी 13 स्टेट भारत की जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो ट्रेड स्ट्रॉन्ग होता है। टर्न अराउंड टाइम जो पोर्ट्स के अंदर है, वो भी एक तरह से कम हो चुका है, एफिशिएंसी बढ़ती है, और एक तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम्स बढ़ने से इसका बहुत ज़्यादा डुअल यूज़ हो रहा है। मैंने जैसे बताया कि मेजरली इट विल तो बी यूज्ड फॉर नेवी, but it will be also be used for weather forecasting, for also improving the communication systems within our ports also. तो क्या उमेश जी हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेस इकोनॉमी है वो भारत के जीडीपी का नेक्स्ट इंजन भी बन सकता है? डेफिनेटली बनेगा। इसके लिए इसके ऊपर एक तरह से आप काम देखते जा रहे हैं और अभी प्रधानमंत्री ने बोल भी दिया कि आर-एन-डी के ऊपर वो 1 लाख करोड़ की सैंक्शन कर रहे हैं और आप ये देखेंगे देश में बहुत सारे आप अग्निकुल देखेंगे स्काई और एक तरह से बहुत ज़्यादा इनोवेशन काम चालू होने वाला है। और ये सब चीज़ 1 लाख करोड़ एक तरह से भारत के अंदर जो डोमेस्टिक जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास आइडिया है, उनको एग्ज़ीक्यूशन के लिए पैसा चाहिए, तो उनको मेंटरशिप भी मिलेगा, उनको फंडिंग भी मिलेगा और आगे जाके भारत सरकार उसको खुद ही एक तरह से उधर से परचेज़िंग भी चालू कर देगी। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए देश के अंदर एक अलग ही इकोसिस्टम बन रहा है। देश के अंदर जो एक नया इकोसिस्टम बनकर तैयार हो रहा है, कहीं न कहीं ये भारत को और भारत का जो जीडीपी इंजन की हमने बात की उसको एक नया इंजन उसमें लगाने का कार्य करा है। लेकिन प्रधानमंत्री के हम ट्वीट की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने नेशनल प्राइड के नैरेटिव की एक उस तरह से बनते हुए नज़र आ रहा है कि किस तरह से अब साइंस जो है और वो एक कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में भी इन सारी चीज़ों की चर्चाएँ हो रही हैं। पहले इस तरह से इन सारी उपलब्धियों पर इतनी खुलकर बात नहीं होती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर इन सारी उपलब्धियों पे इतना उनको इतना प्रोत्साहन देना, इन सारे क्षेत्रों में काम करना, ये हमें इस पूरे जो 1 दशक से ज़्यादा का समय है उसमें नज़र आया है। लेकिन उमेश जी, इसरो की जो सफलता है, ये ऑफ़ कोर्स हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन भारत ने चंद्रयान हो, आदित्य एल-1 हो, गगनयान और सीएमएस-03 ये एक के बाद उपलब्धियाँ हैं। तो जो ये हम भारत की बात करते हैं तो जो भारत की जो स्पेस डोमिनेंस कह सकते हैं कि भारत का स्पेस डोमिनेंस हो रहा है और भारत का ये पूरा डिकेड है, क्योंकि हमने इस पूरे उसमें ये सारी चीज़ें देखी हैं। देखिए ज़रूर से मैं जानता हूँ कि मोदी सरकार के आने के बाद आप ये देख रहे हैं कि स्पेस के अंदर हमने बहुत सारे लैंडमार्क्स छुए हैं और अभी जो सबसे बड़ी बात है कि जो एरोस्पेस कंपनीज़ है, इनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। देश के अंदर हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको रिटेन हुँ। करने की बात कर रहे हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी देश के लिए बनाएँ और उनको फंडिंग के लिए भी जो इज़राइल करता है, वैसी फंडिंग भारत के अंदर भी उपलब्ध कराई जाएगी और उनको फंडिंग के साथ मेंटरिंग भी मिलेगी। तो पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं और ऑलरेडी स्काई रूट डिफेंस और अग्निकुल ने एक तरह से अपनी उपयोगिता बता दी है। तो मेरा ये मानना है कि भारत का सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा, भारत की जो ख्याति है वो भी बढ़ने वाली है और स्पेस एक्सपीडिशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी आगे जो बड़ा मार्केट है, उसमें भी इसरो एक तरह से आगे बढ़ेगा, अग्रसर भूमिका निभाएगा और कहीं न कहीं वो अपनी टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी शेयर करेगा, जिसके अंदर हम स्पेस रिलेटेड जो बिज़नेस है, लॉन्चिंग बिज़नेस जो मेरे ख्याल से $50 बिलियन का हो जाएगा विदिन नेक्स्ट 5 टू 6 ईयर, उसमें भारत प्रमुख भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, तो हम उमेश जी फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सीएमएस-03 का जो मिशन है वो भारत के लिए ये एक दुनिया को मैसेज देता है कि हम जो है वो स्पेस रेस फॉलो नहीं करते, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। डेफ़िनेटली आपकी बात सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ।
तो ये बड़ी उपलब्धि है CMS-03 लॉन्च भारत ने किया। भारत का जो स्पेस रेवोल्यूशन है, वो जो हमने इस पूरे 1 दशक में देखा है, बड़ी सारी उपलब्धियाँ भारत ने हासिल की हैं और कहीं न कहीं चाहे हम सॉफ्ट पावर के तौर पर इसे देखें या फिर जीडीपी ग्रोथ इंजन के रूप में देखें, ये बड़ी उपलब्धि है और भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। चाहे इनोवेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके साइंटिस्ट को सराहा और सक्सेसफुल लॉन्च के लिए बधाई दी और हम सब के लिए, पूरे ही देश के लिए गर्व की बात है। उमेश जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश।